हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? क्या करेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा होगा, घर में प्रेस करते हैं हम, आयरन देखा होगा ना कि हमने कपड़ों को आयरन करना है, तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है। या घर में कोई ऐसे हीटर पड़ा हुआ है या आपके घर में पंखा चल रहा है, उसको हाथ लगाओगे तो वो गर्म होगा। बल्ब चल रहा है तो उसको हाथ लगाओगे वो गर्म होगा। तो ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? हीटर लगा है तो हीटर में से करंट पास हो रहा है। नॉर्मल वायर जो है, अगर हम नॉर्मल वायर देखें जो हीटर को लगी हुई है वो गर्म नहीं होती है, लेकिन हीटर गर्म हो जाता है। उसकी जो रोड होती है अंदर हीटर के अंदर, गीज़र घर में चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? करंट जा रहा है, वो पानी को कैसे गर्म कर रहा है, राइट? तो ये चीज़ें हमने आज पढ़नी है, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। पहला हमारे पास क्या है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही पुट कर दिए, राइट? कि पंखा चल रहा है, पंखे को हाथ लगाओगे ना बंद करके तो वो गर्म होगा, राइट? आपके घर में आप प्रेस करते हो, अपने कपड़े प्रेस करते हो, राइट? तो वो भी गर्म होती है। वो कैसे गर्म होती है? गीज़र, उसमें पानी कैसे गर्म हो जाता है, राइट? कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो गर्म हुआ होता है। क्यों होता है? करंट पास होने से वो गर्म क्यों हो जाता है? जो वायर है वो गर्म क्यों नहीं होती है? हीटर की वायर लगी होती है, छोटी सी वायर, आप वायर को हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। बट अगर हीटर देखोगे तो अब हीटर जो है वो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, राइट? ये सारा जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर है, ठीक है? तो आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ आ गया सारा कुछ? जो क्वेश्चन आपके माइंड में थे वो पता चल गए। अब उन क्वेश्चंस का आंसर हमने ढूंढा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ध्यान से सुनना है इसको। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग a conductor when electric current pass through the conductor, that is known as heating effect of electric current. कोई आपके पास कंडक्टर है, राइट? जब हम उसमें से करंट पास करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पता चला कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो है क्या? ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। बुक में नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में मैं पूरा बताऊंगा ये प्रोसेस है क्या। ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब इसमें हमने क्या करना है, ध्यान से देखना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, राइट? कंडक्टर तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। मैंने इसको सेल या बैटरी के साथ लगा दिया, यहाँ पर स्विच लगा दिया, ठीक है? क्लियर? जब इसमें से करंट जो है वो ऑन होगा, हीटअप हो जाएगा, ठीक है? क्यों होता है हीटअप? अब ध्यान से सुनना, डिटेल्ड कॉज मैं लिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा और आपने सारे का सारा जो है इसका डिटेल्ड कॉज जो है, डिटेल्ड कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डिटेल्ड कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका डिटेल्ड कॉज क्या है? ध्यान से सुनो, ठीक है? कहता जब हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ध्यान से सुनना कि जब हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, राइट, तो उस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। क्या सेटअप हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के, दे आर एक्सेलरेटेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे पास कंडक्टर है। ये डिटेल कॉज ध्यान से समझना बेटा, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, ताकि जब आप +2 में हो जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना करे। ये कंडक्टर है हमारे पास, जब हमने इसके क्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल
लगा दिया, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ को। तो जब आप किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो उसके क्रॉस क्या सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एक्सेलरेटेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ को है, ये इस तरफ को एक्सेलरेट हो, क्या हो गए, एक्सेलरेट, राइट, क्लियर। फिर से बता रहा हूं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, राइट, उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, राइट। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के, दे आर एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर गए, एक्सेलरेट कर गए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ को है, ये इस तरफ को एक्सेलरेट कर गए, राइट। इसके कारण क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अक्वायर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी इन एडिशन टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि थर्मल मोशन के कारण उनके पास अपनी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब वो एक्सेलरेट हुए तो उनकी जो थर्मल एनर्जी थी उसके एडिशन, इन दैट एडिशन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अक्वायर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो उनके पास पहले काइनेटिक एनर्जी उसके अलावा उनके पास एक और काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसका मतलब जब ये कोलाइड करेंगे एटम्स और आयन के साथ इन द क्रिस्टल, मतलब इस लैटिस में जब वो एक दूसरे के साथ एटम्स और आयन के साथ कोलाइड करेंगे, सो दे इम्पार्ट मोर एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एटम्स और आयन्स को ड्यूरिंग कोलिजन बहुत ज़्यादा एनर्जी और दे देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो एम्पलीट्यूड है थर्मल वाइब्रेशन आयन्स की और एटम्स की इन द क्रिस्टल लैटिस वो इंक्रीज हो जाती है। क्या बोला मैंने, एम्पलीट्यूड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, याद रखना है इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन ऑफ द आयन्स एंड एटम्स, या एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशन भी बोल सकते हो आप, या सिंपल अगर आपने पूरा लिखना है एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल, एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ द आयन्स एंड एटम्स, ऑफ द आयन्स एंड एटम्स, of the ions and the atoms of the lattice increases। ये टर्म जो है ये आपको थोड़ा लगेगी पता नहीं सर कहाँ से करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं ये समझा के ही छोड़ूंगा आज, ठीक है। इसके कारण नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, number of collisions that increases, number of collision increase होने से क्या होगा, more work is done to carry free electrons from one end to another end, work done क्या होगा, more करना, more work, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, मोर वर्क डन करना पड़ेगा। मोर वर्क डन का मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी, और ये जो वर्क डन है डैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट,
वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसको याद कैसे करना है आपको, यही आर्टिकल कराऊंगा आज, लेकिन इसको याद करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपके लेवल का नहीं करा रहा हूँ, मैं आपसे लेवल थोड़ा सा ऊंचा। आपकी बुक में है कि हमारे पास हीटिंग फैक्टर ऑफ करंट क्या है। हीटिंग फैक्टर ऑफ करंट क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, दैट इज हीटिंग फैक्टर ऑफ करंट, सिंपल सी बात। लेकिन क्यों होता है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दैट। आप फिर पूछोगे सर क्यों गर्म होता है। इससे पहले कि क्वेश्चन उठे मैंने पहले ही आपको बता देना है, ध्यान से सुनना। जब हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। क्या सेटअप होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो है उन्होंने चलना शुरू कर दिया। The free electrons of the conductor, they are accelerated in the direction opposite to that of electric field. ये जो free electrons है, they get accelerated. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो गए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को जा रही थी और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, राइट। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, दे अक्वायर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। पहले थी उनके पास, ड्यू टू थर्मल मोशन उनके पास एनर्जी थी, लेकिन जैसे आपने इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई तो वो एक्सेलरेट हो गए। उस एक्सेलरेशन के कारण उनके पास पहले तो थी उनके पास, लेकिन उनके पास क्या आ गई, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ, राइट, क्लियर है। उनके पास क्या आ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे अक्वायर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी इन एडिशन टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। अब जब इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी तो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे इम्पार्ट मोर काइनेटिक एनर्जी टू द एटम्स एंड आयंस। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्टर के अंदर, मैंने बताया था ना कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो एटम और आयन से क्या करेंगे, जाके कोलाइड करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब उन एटम और आयन से जाके कोलाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, जब ये कोलाइड करेंगे सो दे इम्पार्ट मोर काइनेटिक एनर्जी टू द एटम्स एंड आयंस। जब उन्होंने कोलाइड करना है तो उन्होंने क्या करना है, ज़्यादा एनर्जी जो है वो एटम्स और आयंस को दे देंगे। जब ज़्यादा एनर्जी एटम्स और आयन के पास आ जाएगी तो उनका जो एम्पलीट्यूड है थर्मल वाइब्रेशन का आयंस और एटम्स का लैटिस में, वो क्या हो जाएगा, लैटिस के स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, लैटिस ई आएगा, LAITCE, ठीक है, क्लियर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशन ऑफ आयंस एंड एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर जाएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनका जो कोलिजन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस इन द लैटिस वो इंक्रीज हो जाएंगे। दस मोर वर्क इज डन टू कैरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एंड दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। समझ आई? देसी भाषा में समझा, देसी भाषा में। मुझे अभी भी पता है कि आप में से 20% बच्चों को ये बात समझ आ गई। फिर बोलेंगे सर लिखेंगे कैसे, उसको छोड़ो, कैसे लिखना वो बाद में बताता हूँ। पहले समझना है, मेरे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर के क्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। जब मैंने उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। लिखते जाना जी अपनी लैंग्वेज में ऐसे, कंडक्टर के क्रॉस कंडक्टर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पर सेटअप हो गई। ये आपने पॉइंट नोट करने जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। जब आपने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी किस तरफ से किस तरफ को, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो ऐसे मूव कर रहे थे, थर्मल मोशन था, they get accelerated in a direction opposite to the applied electric field।
वो एक्सेलरेट हो गए किससे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो एक्सेलरेट हुए दे अक्वायर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, पहले भी थी उनके पास, लेकिन जब वो एक्सेलरेट हो रहे हैं दे अक्वायर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, उनके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ गई। जब उनके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ गई, जब वो जा रहे थे तो वो एटम्स और आयन से क्या कर रहे थे? कोलाइड कर रहे थे। जैसे वो एटम आयंस के साथ कोलाइड किए, उन्होंने अपनी जो एनर्जी दी वो पहले से क्या कर दी? ज़्यादा दे दी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। नाउ दे इम्पार्ट मोर काइनेटिक एनर्जी, तो उन्होंने एटम्स और आयंस को ज़्यादा एनर्जी क्या कर दी? ट्रांसफ़र कर दी। दे इम्पार्ट मोर एनर्जी टू द एटम्स एंड आयंस। तो जैसे उन्होंने एटम एंड आयन को एनर्जी दी, जो एम्पलीट्यूड था थर्मल वाइब्रेशंस का ऑफ द आयंस एंड द एटम्स ऑफ द लैटिस, वो इंक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ द आयंस एंड द एटम्स ऑफ द लैटिस, वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, तो जब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उसमें से, तो उन इलेक्ट्रॉन को कोलिजन जो है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, ज़्यादा कोलिजन उनके होने शुरू हो गए, उनका टकराव ज़्यादा होना शुरू हो गया। इट मीन्स नाउ द कोलिजन दैट बिकम्स मोर फ्री। कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं, कोलिजन ज़्यादा होने के कारण वो क्या हो रहा है? हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। समझ आई? अब बीच में एक बच्चे ने बोला, कहता कि सर जब उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो एम्पलीट्यूड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन ऑफ आयंस वो इंक्रीज हो गई, उससे कोलिजन कैसे बढ़ गया? अब ध्यान से सुनना। क्लास में आप बैठे हो, क्लास में आप बैठे हो, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता कि हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे, जो बोलेगा उसको फिर क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा, है ना? मिलता है ना? सारे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सीरियस बैठे हुए हैं। मैंने एक बच्चे को लास्ट को बुलाया कि मेरे पास आ जा, वो आ रहा है। मैंने उसको बोला जल्दी आ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मतलब उसको डर है, वो फास्ट आना शुरू हो। जैसे वो फास्ट आना शुरू हुआ, मैंने बोला सभी को बोला मेरे पास आओ। क्या हुआ फिर? जब सभी उठ के आने वाले थे मेरे पास, वो पीछे से भी वो आ रहा था, तो जब सारे खड़े हो गए, सारे मेरी तरफ आने लगे, तो वो लड़का जिसको मैंने बुलाया था अपनी तरफ, उसको कोलिजन क्या करने पड़े? ज़्यादा करने पड़े। इसका मतलब उसको वहाँ से मेरे पास आने में क्या होगा? वर्क डन क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। सेम थिंग विद द इलेक्ट्रॉन, कि जैसे ही लेटेस्ट वाइब्रेशंस इंक्रीज होती हैं, पहले आयंस ऐसे थे, उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, पहले ऐसे ऐसे चल रहा था, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं फटाफट। एम्पलीट्यूड ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं एटम्स और आयंस में, राइट? सो एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द आयंस एंड द एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके कारण कोलिजन जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे बेटा, तो क्या होगा? एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को लेके आने में, दूसरी तरफ को जाने में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज, या वो वर्क डन, स्टोर को छोड़ो, वो वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी में निकल जाता है। समझ आई? अब आपने इसको लिखना कैसे है, ध्यान से सुनना। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ध्यान से सुनना, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the ends of a conductor, an electric field is set up across the conductor. The free electrons of the electron, they are accelerated in the direction opposite to that of electric field. As a result, the free electrons, they acquire extra kinetic energy in addition to their own kinetic energy. And these electrons, they impart more kinetic energy to the atoms or ions of the lattice during collisions. Due to this, the amplitude of thermal vibrations of the ions and atoms of the lattice, that will increase. So the number of collisions between free electrons and ions
in the lattice that also increase, because amplitude of thermal vibrations of the ions and the atoms of the crystal lattice increases, तो number of collision भी क्या होंगे बेटा, that will increase. Thus more work is done to carry free electrons from one end of the conductor to the other end, and this work done is converted into heat energy of the conductor. Right? So this work done is converted into heat energy of the conductor. इसकी examples electric lamps, electric heater, oven toaster, griller, geyser, immersion rod, electric welding, arc furnace, electric iron, ये सारे के सारे they work on heating effect of electric current. समझ आई बेटा? ठीक है, इस हीटिंग इफेक्ट को आपने ध्यान से करना है, और इसको हम जूल्स इफेक्ट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, ये 21 मिनट्स का वीडियो मैंने आपको आज इसलिए डाला कि इस टॉपिक को आप बार बार देखो। एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस, इसको ध्यान से सुनो। एम्पलीट्यूड थर्मल वाइब्रेशन मतलब पहले वो ऐसे थे, राइट? जैसे मान लो आप बैठे हो, आप आराम से बैठे हो, आपको पता कि आज 4 पीरियड लगने हैं, उधर से इन्फॉर्मेशन आती है कि डीपी सर नहीं आए, सैनी सर नहीं आए, है ना? आप उछलोगे, फिर आया कि केमिस्ट्री वाले सर भी नहीं आए, आप क्लास में उछलते ही रह जाओ। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेम थिंग, जब हमारे जो एटम्स और आयंस हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वो डांस करना शुरू कर देते हैं फास्ट फास्ट। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम कि एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द आयंस एंड एटम्स ऑफ द लैटिस दैट विल इंक्रीज। और मुझे बताना है कि आपको ये समझ आ गया कि नहीं। अगर समझ आ गया तो वो लाइक वाला बटन दबाया करो, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको समझ भी आता है, आप उसको पसंद भी करते हो या नहीं पसंद करते हो, है ना? ऐसे चुप करके देख के आगे हो जाते हो तो उसको दबाया, हमें पता चलता है जब आप व्यू करते हो, उसको देखते हो, राइट? तो हमें पता चलता है कि आप कितने टाइम उसको देख रहे हो और आपने किया, आपको पसंद आया या नहीं आया, राइट? तो वो हमें आपने बताना होता है। ठीक है, टिल देन बेटा गुड बाय। ध्यान से करना इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। गुड बाय बेटा।